Welcome back to all of you guys. So welcome in another video of MS Biology. In this video lecture, I am going to discuss about previous year questions solutions from different competitive examinations of the genetics portions. Okay, as in my previous video, I have discussed some important questions from the Mendelian genetics in the first part. So this will be the second part of the question series. Okay, so आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक्स से पूछे गए डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके कंपटीशन के एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इन अ क्रॉस दैट इज द कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट, दैट इज द ट्राई हैबिडिया क्रॉस है। तो अगर इनका सेल्फ क्रॉस अगर कराया जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द जीनोटाइप ऑफ ए बी बी सी सी, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो, उनमें कितने पॉसिबल जीनोटाइप बनेंगे उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज द 4 के पावर n, राइट। यहाँ पे n क्या होगा, दैट इज आपके क्रॉसेस के जीन्स जो इन्वॉल्व होंगे वो होंगे। जैसे अगर मोनो हाइब्रिड की बात होगी तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डाई हाइब्रिड की बात होगी तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ट्राई हाइब्रिड की बात होगी तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो आप इससे टोटल नंबर ऑफ जो फिनोटाइप्स बनेंगे उनको आप निकाल सकते हैं, जीनोटाइप्स। ओके, तो जैसे अगर 4 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो 4 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज द, जैसे सपोज यहाँ पे 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपने देखा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल जो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बनते हैं और जो जीनोटिपिक होते हैं उनको उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द 16 देखते हैं। जैसे रेशियो अगर हम लोग याद करें तो 9:3:1, तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज द 16 आ जाएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देखते हैं, दैट इज द 1 देखते हैं, मीन्स 4 इंटू अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा है क्या, 3:1 का रेशियो, दैट इज ये दोनों ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्राई हाइब्रिड चूंकि क्रॉस दे रखा है आपको, यहाँ पे तीन अलग अलग जीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ए बी और सी, इनका हेटेरोजाइगस कंडीशन दे रखा है, डोमिनेंट और रिसेसिव कॉम्बिनेशंस का। तो टोटल नंबर ऑफ जो जीनोटाइप्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, दैट इज 4 इंटू 4, सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64, राइट। तो पहला आपको जो फिल्टर करने का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, आप यही से देख लीजिए। यहाँ पे 1/4 दे रखा है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ही नहीं होगा। 1/8 कोई होगा नहीं। 1/16 डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो बेसिकली आपके पास बचता है क्या, दैट इज द 64। सो आंसर इज 1/64। तो आप जब क्रॉस कराएंगे इनका, क्रॉस कैसे कराएंगे, जैसा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट, ये दे रखा है। तो पहले आप इनका क्रॉस कराएंगे, जैसे आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में कराया था वैसे ही यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, गैमेट्स बन जाएंगे। तो उनका मेल और फीमेल का दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस करा करके देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो चक्कर बोर्ड आपका बनेगा कुछ इस तरीके से। वो चक्कर बोर्ड में टोटल कैरेक्टर कितने हो जाएंगे आपके, दैट इज 64 हो जाएंगे। क्या क्या क्रॉस यहाँ पे बनेगा ये आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले आप इनका क्रॉस कराएंगे, फिर आप इसका इनसे कराएंगे, फिर आप इसका इनसे कराएंगे, फिर आप इसका इनसे कराएंगे, फिर सिमिलरली इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, और इसका फिर इससे कराएंगे, और फिर इसका इससे कराएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 8 आपके जो हो गए अलग अलग क्या बनेंगे, गैमेट्स बन जाएंगे। तो 8 कॉलम आपका ऐसे हो जाएगा, लाइक दैट, और 8 कॉलम आपका क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सिमिलरली ये हो जाएंगे, राइट। तो ये चक्कर बोर्ड आप बना करके इसको क्रॉस करा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द 1/64। अगर हम क्रॉस कराएंगे तो 64 जो जीनोटाइप्स आपके बनेंगे उनमें से एक जो जीनोटाइप होगा वो तीनों ही जीन जो होंगी वो अपने डोमिनेंट जो होंगी वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे तीनों जो जीन्स दे रखा है वो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन दे रखा है। तो ऐसा कंडीशन आपका सिर्फ 64 में से सिर्फ एक आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो होगा वो ये सही हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बाकी क्वेश्चंस आपके गलत क्यों हैं पहले आप इस पे अप्रोच लगा लिया करिए, ताकि आपके सही होने की जो परसेंटेज है वो हमेशा सही ज्यादा रहे, राइट। ताकि आपको मालूम रहेगा कि हाँ हमने जो चूज किया हुआ है वो हमारा सही क्यों है। तो यहाँ पे सही पीछे का लॉजिक क्या है, दैट इज ये हमने देखा कि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा जो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स बनेंगे वो 64 बनेंगे। तो बाकी सारे ऑप्शन जो होंगे वो क्या होंगे, गलत हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा। स्किन कलर इन अ सर्टेन स्पीसीज ऑफ अ फिश इज इनहेरिटेड विद बाय अ सिंगल जीन विद 4 डिफरेंट एलील्स, सो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स वुड बी पॉसिबल इन दिस सिस्टम। आपको बताया जा रहा है कि कोई फिश का स्किन कलर है और जो कि एक सिंगल जीन से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जिसके पास क्या है 4 डिफरेंट एलील्स हैं। मान लीजिए उन एलील्स को हम नाम दे देते हैं, दैट इज ए बी सी और डी, राइट। तो ये चार इनके क्या हैं, एलिल्स हैं। इन चार एलिल्स से बेसिकली क्या किया जा रहा है, एक सिंगल जो कलर है दैट इज स्किन कलर, वो कोड किया जा रहा है। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कितना डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बन सकता है इस वाले केस से। सो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, आपको मैंने पहले ही बताया है कि सपोज जैसे अगर हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ये मान लीजिए एक जीन्स के 2 एलिल्स होते हैं, राइट। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ सिंगल एलिल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो जब यहाँ पे चार अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिस दे रखा है, इसका मतलब ये भी गैमेट बनाएगा, ये भी गैमेट बनाएगा, ये भी गैमेट बनाएगा और ये भी गैमेट बनाएगा, मतलब सभी डिफरेंट जो एलिस हैं वो एक एक गैमेट्स क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज सी, मीन्स 4 डिफरेंट जो गैमेट्स होंगे वो बन सकते हैं इस टाइप के केस में। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे डिफरेंट एलिस दे रखा है 4, तो हर एक एलिस जो होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, which of the following term best describe when the phenotype of the heterozygote differ from the phenotype of both homozygotes, right। आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फिनोमेना होता है इन चारों में से जिसमें जो हेट्रोजाइगोट्स जो होता है उसका कैरेक्टर डिफरेंट होता है अपने दोनों ही पेरेंट्स से। तो आपको ध्यान में होगा, मैंने पढ़ा चुका हूँ, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जहां पर हम लोगों ने बेसिकली रेड फ्लावर का क्रॉस व्हाइट वाले से क्या कराया था। तो जब यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस हुआ तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया था, पिंक बन गया था, जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन थी और इन दोनों पेरेंट्स से क्या था, डिफरेंट था। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो प्रॉपर्टीज होती है वो यही होता है कि बेसिकली वो इंटरमीडिएट शो करता है अपने दोनों ही पेरेंट्स से, राइट। तो यहाँ पे आपको यही दिखाया जा रहा है कि ये हेट्रोजाइगस जो कंडीशन होगा वो डिफरेंट होगा अपने दोनों ही पेरेंट्स से होमोजाइगस कंडीशन से। सो ऑप्शन वुड बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्लियोट्रॉपी क्या होती है, ये एपिस्टेटिस क्या होता है, जैसे एपिस्टेटिस का मतलब होता है कि एक जो जीन होती है दूसरे जीन को क्या करती है, मास्क कर देती है, मतलब हाइड कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेटिस बोलते हैं। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है जब मोर देन मतलब वन कैरेक्टर जो हो वो एक ही जीन से क्या किए जाए, कंट्रोल किए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक जीन्स मिल करके बेसिकली एक किसी कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जबकि यहाँ पे एक ही जो जीन होती है वो मल्टीपल कैरेक्टर के लिए क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। तो ये दोनों होंगे नहीं। मल्टीपल एलिस का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक जीन्स का आपस में इंटरेक्शन हो तो उसको हम लोग मल्टीपल एलिस या मल्टीपल या जीन इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 ऑप्शन जो होते हैं आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, बाकी आपका पहला वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, क्यों सही हो जाएगा, कि उसका डेफिनेशन ही वही बताता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेसिकली जो F1 जनरेशंस के इंडिविजुअल्स होते हैं उनका कैरेक्टर अपने दोनों ही पेरेंट्स से क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ वुमन हैज 6 सन, द चांसेस दैट हर नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अ डॉटर इज। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ये 6 जो नंबर दे रखा है वो फंसाने के लिए है। डेफिनेटली जब भी कोई चाइल्ड होगा, जैसा कि आपको पता है कि एक्स एक्स मदर सेल्स मदर बॉडी से और एक्स एंड वाई जो होगी वो फीमेल बॉडी मतलब मेल बॉडी से, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 ही बनती है, या तो लड़का या तो चाइल्ड जो होगा वो डॉटर होगा, या तो वो चाइल्ड जो होगा वो क्या होगा, मतलब कि बॉय होगा, राइट। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उसके पॉसिबिलिटी होंगी क्या, दैट इज 1/2, मीन्स दो जो चाइल्ड मतलब 2 ही केस बनेगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो उसमें से पॉसिबिलिटी क्या बनती है, लड़का भी हो, जितना परसेंटेज आपका लड़का बनने का उतने परसेंटेज क्या है लड़की बनने का, दैट इज 1/2 मतलब 50%। ओके, सो ये आपको सिर्फ घुमाने के लिए दे रखा था, बाकी लॉजिक आपका सिर्फ यहाँ पे इसी चीज के लिए है कि आपको हमेशा जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको पता है कि हाँ एक जनरेशन में बेसिकली क्या है वो चाइल्ड बनेगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, और दोनों के बनने के जो रेशियो परसेंटेज होंगे वो क्या होंगे, 50% होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सिस्टिस फाइब्रोसिस इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर इन द ह्यूमन पॉपुलेशन दैट इज इनहेरिटेड एज अ रिसेसिव। तो बेसिकली पहले ये जान लीजिए कि सिस्टिस फाइब्रोसिस जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ओके, पहला चीज। टू नॉर्मल पेरेंट्स हैव टू चिल्ड्रन विद CF,
मतलब कि ये बता रहा है कि दो कोई नॉर्मल पेरेंट्स जो कि देखने में नॉर्मल हैं, बट उनके जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, वो सिस्टिस फाइब्रोसिस से क्या है, अफेक्टेड हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर नेक्स्ट चाइल्ड बीइंग नॉर्मल फॉर दिस कैरेक्टर इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये बता रहा है कि दो जो पेरेंट्स है जो कि देखने में नॉर्मल लग रहे हैं, उनके ऑलरेडी जो दो बच्चे हैं वो सिस्टिस फाइब्रोसिस से क्या है, मतलब कि सफर कर रहे हैं। तो उनका जो अगला बच्चा होगा उसमें नॉर्मल होने के परसेंटेज क्या होंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है, राइट। तो अब देख लेते हैं पहले कि इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले चीज तो ये कि सिस्टिस फाइब्रोसिस बेसिकली एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होती है, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। पहला सवाल तो आपको यहीं से मिल जाता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। दूसरा, इसका काम क्या होता है। ये CFTIR एक प्रोटीन को कोड करता है। CFTIR ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, CFTR, राइट। इस इसके म्यूटेशंस हो जाने की वजह से बेसिकली म्यूकस का सिक्रेशंस बहुत ज्यादा होने लगता है, मतलब फ्लूइड का सिक्रेशंस बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से सफोकेशन होने लगती है, लंग्स आपके ब्लॉक होने लगते हैं। तो कई बार आपसे सवाल यही पूछ दिया जाता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज होती है वो बेसिकली क्या होती है और किस तरीके से होता है, और इसके पीछे इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब अफेक्टेड जो पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये कई सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, राइट। तो सबसे पहला चीज तो आपको यही पे समझ लेना है कि ये जो डिजीज है वो बेसिकली क्या है, ये डिजीज है वो क्या है और किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, राइट। तो सिस्टिस फाइब्रोसिस एक बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करने वाली ऑर्गन है वो क्या है, आपके लंग्स हैं, सबसे ज्यादा आपको यहीं पे अफेक्ट करता है। इसके बाद ये पेंक्रियाज को भी कर सकता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ये कर सकता है। और इससे जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होती है, उनके बॉडी में फ्लूइड ज्यादा बनता है, दैट मीन्स उनके लंग्स से पूरा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जस्ट लाइक निमोनिया। तो सफोकेट करने लगते हैं वो लोग ब्रीदिंग करने से, राइट। तो ऑटोसोमल रिसेसिव होने का यहाँ पे जो मतलब है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको दो लॉजिक दे रखा है, आंसर आपका 1/4 होगा। कैसे होगा ये आपको ध्यान में देखना है, राइट। क्योंकि हमारा पर्पज आपको सिर्फ टिक लगा के चले जाना नहीं है, आपको उसके पीछे का लॉजिक भी समझा के जाना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस लाइन में आपका देखिए मीन छपा हुआ है, टू नॉर्मल पेरेंट्स हैव टू चिल्ड्रन विद CF। पेरेंट्स जो है वो नॉर्मल तो दिख रहे हैं, बट उनके जो चाइल्ड है वो क्या है, CF। इसका मतलब पेरेंट्स क्या होंगे, कैरियर होंगे, सिंपल सी बात है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये आपके दो क्रोमोसोम्स हैं मेल के और ये दो क्रोमोसोम्स हैं फीमेल के, सॉरी इससे ले लेते हैं फीमेल्स के, राइट। रिसेसिव का मतलब ये हुआ कि उस जीन को कोड करने वाले दोनों ही जब जीन्स क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, तब जाकर के बेसिकली क्या कहलाएगा आपका वो अफेक्टेड कहलाएगा। अगर कोई एक कॉपी अगर अफेक्टेड होगी तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज द कैरियर बोलेंगे, राइट। ओके। तो ये वाली जो कंडीशंस होगी वो क्या कहलाएगी, दैट इज द अफेक्टेड की। और अगर कोई सिंगल अगर आपका सिर्फ कॉपी क्या होगा, अगर अफेक्टेड होगा तो क्या बुलाएंगे, दैट इज द कैरियर कहलाएंगे। ओके। तो थोड़ा यहाँ पे हम कलर ब्राइट कर लेते हैं पहले आपको थोड़ा समझने के लिए। ओके। तो मान लीजिए कि ये जो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं आपको वो दोनों हैं मेल के, और ये मान लीजिए दोनों क्या हैं, फीमेल्स के। चूंकि इनसे पहले ही दो जो चाइल्ड हैं वो बेसिकली क्या है, CF हैं। इसका मतलब कि इन दोनों की एक एक कॉपी क्या है, आपकी अफेक्टेड है, राइट। तो इसको हमको मार्क करना पड़ेगा। ये ऑटोसोमल अफेक्टेड का मतलब होता है कि, सॉरी ये वाला कलर ले लेते हैं, कि एक कॉपी इनकी क्या है, पहले से ही क्या है, अफेक्टेड है। एक कॉपी इनकी भी और एक कॉपी इनकी भी। सिस्टिस फाइब्रोसिस को कोड करने वाली जो जीन है उस जीन का एक कॉपी पहले से ही क्या है, इनका म्यूटेटेड है। दोनों कॉपी अगर म्यूटेटेड हो जाएगा तो बेसिकली वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। इसी को हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल का मतलब ये हुआ कि ये ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। रिसेसिव का मतलब ये हुआ कि जब उस जीन की दोनों ही कॉपी मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम पे पाए जाने वाली दोनों ही कॉपी अगर क्या होगी, म्यूटेटेड होगी, अफेक्टेड होगी, तब उस केस में बेसिकली वो अपना कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस आउट कर पाएगा, राइट। तो मान लीजिए ये आपकी क्या है, मेल है और ये आपका क्या है, फीमेल है। तो ऑलरेडी इनकी एक एक कॉपी क्या है, अफेक्टेड है, मींस म्यूटेटेड है। क्योंकि पहले यहाँ कैसे पता चला, यहाँ पे लिख रखा है नॉर्मल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रखा है नॉर्मल, लेकिन इनके जो दो चाइल्ड है वो पहले से क्या है, CF है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही चाइल्ड जो पेरेंट्स है उनकी एक एक कॉपी क्या हो, म्यूटेटेड हो। ये दिखने में नॉर्मल है क्योंकि ये कैरियर है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैरियर। मतलब जहाँ पे जो डिजीज है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर रही है लेकिन उनकी एक कॉपी ऑलरेडी कैसी है, म्यूटेटेड है। उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द
कैरियर बोलेंगे, राइट। तो अगर अब इनका क्रॉस अगर होता है तो बेसिकली इनका अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक कॉपी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। दूसरा अगर इनका क्रॉस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। अगर इनका क्रॉस होगा तो यहाँ पे दोनों ही कॉपी क्या हो जाएंगी, अफेक्टेड हो जाएंगी, लाइक दैट। और अगर इनका क्रॉस इससे होगा तो क्या होगा, एक आपका स्ट्रैंड मतलब एक कॉपी क्या होगी, अफेक्टेड होगी, जबकि दूसरी क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब एक दो पेरेंट्स जो कि नॉर्मल देखने में लग रहे थे लेकिन उनकी दो ऑलरेडी पहले से ही चाइल्ड अफेक्टेड, दैट मीन्स ये दोनों कैरियर हैं, इनका जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे क्या क्या चीज बनेगा, एक जो होगा वो कैरियर बनेगा, एक ये कैरियर बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा और एक क्या होगा, अफेक्टेड बनेगा। तो आपके ये कैरियर मीन्स सी, ये कैरियर मीन्स सी और ये नॉर्मल मीन्स एन। तो अफेक्टेड कितना बनेगा, सिर्फ एक, राइट। चार चाइल्ड जो आपके बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, उन चारों में से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कोई मतलब उनका जो प्रोजेनी होगी वो सन जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, आपका सिस्टिस फाइब्रोसिस से क्या होगा, वो होगा, अफेक्टेड होगा, राइट। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर नेक्स्ट चाइल्ड बीइंग नॉर्मल फॉर दिस कैरेक्टर इज। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल की संख्या कितनी, दैट इज द 1 है। तो दो आपके क्या होंगे, कैरियर होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, एक क्या होगा, अफेक्टेड होगा और एक क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा। सो दैट इज वाई 1/4 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑटोसोमल का मतलब यही होता है कि जब एक ही जीन के दोनों जो कॉपी होंगी अगर आपकी म्यूटेटेड होगी तब जाकर के अपना कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। अगर एक रहेगा तो क्या करेगा, रिसेसिव होगा, मींस कैरियर होगा, उस चीज को शो नहीं कर पाएगा। ओके, तो होपफुली इसके पीछे का जो लॉजिक है आपको समझ में आ गया होगा और सही आंसर क्या है आपका ये भी आपको पता चल गया होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि phenylketonuria is a recessive human disorder in which an individual cannot appropriately metabolize a particular amino acids. तो okay, this amino acid is not otherwise produced by the human beings, so therefore the most efficient and effective treatment is which of the following is. तो पहले तो इस क्वेश्चन से कई सारी इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। phenotypic phenylketonuria is also a ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, पहला चीज। दूसरा, इसमें जो अफेक्टेड होगा मींस म्यूटेशन होगा वो फिनाइल एनालिन जो अमीनो एसिड होती है उसके लिए हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी में फिनाइल एनालिन की जरूरत बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है और इस डिजीज में क्या होता है कि इस डिजीज में इसके फिनाइल एनालिन के बनने के पाथवे में एक एंजाइम होता है, फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज। कभी कभी आपसे ये एंजाइम भी पूछा जाता है, पीएच मींस फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज। ये एक एंजाइम है जो कि इसको बनाने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, मतलब इसके अमाउंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जब इसमें म्यूटेशंस हो जाता है तो आपकी बॉडी में फिनाइलएलानाइन का जो अमाउंट होता है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है मीन्स, और वो जो कंसंट्रेशन होती है वो आपके लिए क्या हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है। उसी स्टेट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द फिनाइलकेटोनुरिया। इसमें होता क्या है प्रॉब्लम, बेसिकली पर्सन जो होते हैं उनकी इंटेलिजेंस ही बहुत स्लो डाउन हो जाती है, राइट। वो एक तरीके से उनको इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होगी बहुत सफर करना शुरू कर देती है, राइट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन है, पहला क्या कि फिनाइलकेटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरा, इसमें जो अफेक्टेड अमीनो एसिड होती है कौन सी, फिनाइलएलानाइन होती है। तीसरा, इसमें फिनाइलएलानाइन का जो फॉर्मेशन होता है आपकी बॉडी में ज्यादा होने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन पे, जो कि आपके लिए क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। और इसमें जो म्यूटेशंस होता है कौन सा एंजाइम में, दैट इज द फिनाइलएलानाइन हाइड्रोलेज। ये चार इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये क्यों जरूरी है, राइट। तो आपकी बॉडी में जब फिनाइलएलानाइन हाइड्रोलेज का मतलब सॉरी फिनाइलएलानाइन का जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो आपके लिए क्या होता है, टॉक्सिक हो जाता है, राइट। तो ऐसे पर्सन को हमेशा सजेस्ट किया जाता है ऐसा डाइट देने के लिए जहां पे बेसिकली फिनाइलएलानाइन का अमाउंट क्या हो, कम हो। पहले ही आपको बताया गया कि आपकी बॉडी में बनता नहीं है, ये डाइट से मिलता है आपको, राइट। तो आप ऐसे डाइट का कंजप्शन कम करें, मतलब उस पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि ऐसा खाना पीना कम खाएं जिसमें कि इस अमीनो एसिड के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो, राइट। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, दैट इज रेगुलेट द डाइट ऑफ अफेक्टेड पर्सन टू सीवियरली लिमिट द अपटेक ऑफ द अमीनो एसिड्स, राइट। कौन सा अमीनो एसिड, फिनाइलएलानाइन, कि वो अमीनो एसिड जिसमें सबसे कम पाई जाती है उस वाले हम
फूड को क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं उनको खाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, थर्ड जो होगा वो सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली इनका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से हम फर्दर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराते रहेंगे और इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे देते रहेंगे। Okay, so thank you for watching this video. If you have any doubt and queries regarding this video, so you are most welcome. You can ask your comment, you can ask your problems and confusions and doubts, whatever, etc. So, okay, I will try to resolve them. Okay, thank you for watching this video.